सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम में आने की संभावना है। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न में से जूल किसका एसआई मात्रक नहीं है। आपको उस एसआई मात्रक को बताना है जो जूल का नहीं है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति। तो चलिए इसके सही आंसर हम आपको बताते हैं। वो है डी, शक्ति, क्योंकि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों ही एसआई का मात्रक होता है। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो शक्ति होता है वो जूल का एसआई मात्रक नहीं है और बाकी कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये जो तीन ऑप्शन है ये तीनों की तीनों ही जूल का एसआई मात्रक होता है और डी जो है वो नहीं है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन में दूसरे नंबर के प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उन सब बलों द्वारा किए गए कार्य का मान होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आपको एक लोगों को और यहाँ पर सेंड कर देना है। यानी दोस्तों अगर आपके दोस्त भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह जो क्वेश्चन है उसे जरूर उन लोगों को सेंड कीजिएगा। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा शून्य। यदि वस्तु स्थिर है तो उसका विस्थापन शून्य होता है, जबकि किसी बल द्वारा किया गया जो कार्य है बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं, शून्य, यही सही हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए, वृत्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। बी है, एक कुली सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य। सी है, घोड़ा गाड़ी जब एक घोड़ा खींचता है तब किया गया कार्य। डी है, दोलन कर रहे लोलक पर लगाने वाले अवमंदन बलों द्वारा किया गया कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोलन कर रहे लोलक पर लगने वाले अवमंदक बलों द्वारा किया गया जो कार्य होते हैं वो अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्त की केंद्र की ओर लगता है, जबकि वस्तु की दिशा स्पर्शीय रेखा होती है। बल और विस्थापन लंबवत दोनों होने के कारण अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है, ऋणात्मक नहीं। तो ऑप्शन जो डी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं कूट वाला है। ऑप्शन ए यानी कि सूची 1 में दिया गया है कुछ युक्तियां और सूची 2 में दिया गया है ऊर्जा का स्थानांतरण। तो आपको बताना है कौन किससे ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा है, लाउड स्पीकर, परमाणु बम, डायनामो, ट्रांसमीटर। तो इसका जो सही आंसर है चलिए हम बताते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि फ्रेंड चलिए हम आपको सही आंसर है उनका मिलान करते हैं। जो यहाँ पर लाउड स्पीकर है वो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो लाउड स्पीकर है। फिर है सेकंड नंबर पे परमाणु बम, तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से नाभिक ऊर्जा में परिवर्तन। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। फिर है डायनामो, तो डायनामो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ये हो जाएगा। फिर है लास्ट है ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर जो है वो चौथे नंबर पे आ जाएगा, तो ये इसे हम चौथे नंबर मानेंगे। ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है वही है। तो यहाँ से आप दोस्तों मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है यही जो है वो करेक्ट है। तो आप यहाँ से जो है ये फाइंड आउट आप कर लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो हमें क्या कहता है। यह जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है। देखते हैं कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स आप बता दीजिए 5वां नंबर का सही आंसर क्या है। फिर यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर 6वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है, सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। आप एक सौर सेल बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए आप किस तरह के जो तत्व है उसका उपयोग करेंगे, सीरियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सौर सेल बनाने के लिए जो तत्व का हम उपयोग करेंगे वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है यही करेक्ट आंसर है। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको ऊर्जा का प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में उनका उदाहरण दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा के जो प्रकार है वो करेक्ट उदाहरण है। तो इसका सही आंसर के लिए दोस्तों यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो चलिए हम कूट से आपको मिलान करके बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, पहले में दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा आ जाएगा जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर उत्पन्न ऊर्जा, तो ये हम पहला मानेंगे। फिर नेक्स्ट है तरंग ऊर्जा।
तो तरंग ऊर्जा हो जाएगा समुद्र की सतह पर उत्पन्न तरंगों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ये दूसरा हो जाएगा। फिर है सागरीय ऊर्जा, तो सागरीय ऊर्जा समुद्र के तल तथा गहराई के जल के ताप के अंदर उत्पन्न ऊर्जा, ये हो जाएगा। फिर है भूतापीय ऊर्जा, तो एक बच रहा है, हम इसी को मानेंगे चौथे नंबर पे। भूतापीय ऊर्जा भूमि के तप्त स्थान तथा भूमिगत जल के संपर्क से उत्पन्न जो ऊर्जा होते हैं वो है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहे हैं सी में, यही आप करेक्ट मानेंगे, यही है वो करेक्ट है। फिर यहाँ पर 8वें नंबर के प्रश्न में दिया हो गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। सेकंड है, तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। तो आपको बताना है ये दोनों कथनों में से कौन सा कथन राइट है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है केवल 2 सही है, डी है ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है, सही कथन है वो हमको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, लेकिन यहाँ पर जो तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरित की जाती है, गलत हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला है यही करेक्ट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 3 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किए गए जो कार्य होगी उसकी गणना आप कीजिए। तो ऑप्शन में दिए गए हैं 120 जूल, 130 जूल, 140 जूल, 150 जूल। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से 3 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो जो बल द्वारा की गई गणना होगी वो क्या है, वो है 150 जूल, 150 जूल। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। बल ज्ञात करने का जो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार होता है, बल, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो कुछ इस प्रकार से F = ma। तो दिया गया है m 10 किलोग्राम, a 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो F है द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर जो हल किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगनी करने पर उसकी जो गति होगी वो क्या होगी। एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगनी हम कर दें तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, वही रहेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 गुनी। यदि हम एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगनी कर दें तो 8 गुनी हो जाएगी। एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है तब वह संवेग होगा। भारी वस्तु से अधिक, भारी वस्तु का कम होना, दोनों से संवेग बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, भारी वस्तु की अधिक होगी। एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है तब संवेग भारी वस्तु की अधिक होगी। फिर 12वें नंबर के प्रश्न में है, एक हल्की और भारी वस्तु के संयोग समान है तब गतिज ऊर्जा जो है वो क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शनों में, भारी वस्तु की अधिक होगी, भारी वस्तु कम होगी, दोनों की समान होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु की कम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी। जमीन पर एक वस्तु रखी गई है तो उसे हम न्यूनतम उठाएंगे तो कितने बल की आवश्यकता होगी। वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से थोड़ा कम, वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा। जमीन पर रखी किसी वस्तु को हम उठाने के लिए जो प्रयोग करेंगे बल का, वो वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा करेंगे, क्योंकि वस्तु का जो भार है वो 1 किलोग्राम है, तो हम थोड़ा ज्यादा करेंगे तभी तो हम उसे उठा पाएंगे ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कीजिएगा। 20 किलोग्राम 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान स्थित ऊर्जा का मान जो होगा वो क्या होगा, जहां पर ग्राम बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 400 जूल, ऑप्शन बी है 800 जूल, ऑप्शन सी है 120 जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो क्वेश्चन है उसको आपको एक बार और पढ़ना है और इसका सही आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, 1200 जूल। 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है तो इस वस्तु में विद्यमान जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो 1200 जूल होगा। ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, आपको बताना है कि कौन सदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा, संवेग, ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग।
सदिश राशि वे होती है जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है और वेग एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी सदिश राशि है। तो जो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, सदिश जो राशि है वो संवेग होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको 1 से लेकर 15 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बता दिए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से संबंधित। एंड 16 से लेके जो और क्वेश्चन है जैसे कि टोटल 50 तक और क्वेश्चन हम बताएंगे। टोटल सॉरी दोस्तों यहाँ पर टोटल 16 से लेकर 50 तक के हम इसके पश्चात जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें 16 से लेकर 50 तक के नेक्स्ट वीडियो में रहने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 2 का वीडियो चाहते हैं 16 से 50 तक क्वेश्चनों वाला तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यस, हम आपको तुरंत ही जो पार्ट 2 का वीडियो रहेगा 16 से 50 तक के MCQ क्वेश्चन वाला वो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे।